प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के भाग 2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 तरह के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का विस्तृत अध्ययन किए थे। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है, अंतिम वस्तु क्या होता है, कुल उत्पादन क्या होता है और अंत में फिर हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है। प्यारे बच्चों, आप सोचते होंगे कि हज़ारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना न केवल बहुत बड़ा काम है, बल्कि हमें हैरानी भी होती है कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर वस्तुओं की संख्या का योगफल करना एक बेहद ही कठिन काम है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का जोड़ करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उन संख्याओं के स्थान पर उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ेंगे। जिस वस्तु का जितना मूल्य होगा उस मूल्य को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य कितना होगा? 80,000 रुपया होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य कितना होगा? 50,000 रुपया होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। उसके बाद उसका योगफल प्राप्त करते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना ही उचित है। अब आप सोचते होंगे कि ये अंतिम वस्तु होता क्या है, तो आइए जानते हैं हम लोग अंतिम वस्तु क्या होता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। फिर मिल में क्या होता है? गेहूं की पिसाई होती है और वो मिल वाला क्या करता है? किसी बिस्कुट फैक्ट्री को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा बेचता है। अब बिस्कुट कंपनी क्या करेगा? आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट बनाएगा। तो मान लेते हैं वो चीनी और तेल का उपयोग करके बिस्कुट की 4 पैकेट बनाता है। कितना पैकेट बनाता है? 4 पैकेट। और वो 4 पैकेट बनाकर उपभोक्ताओं को प्रति पैकेट 15 रुपया की दर से बेचता है, जिससे उसका कुल मूल्य कितना हो जाता है? 15 गुने 4 यानी कि 60 रुपये उसका कुल मूल्य हो जाता है। तो यही जो बिस्कुट है वो हमारा अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तु कहलाता है। यानी कि अंतिम वस्तु क्या हुआ? अंतिम वस्तु वो होता है जो वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, उसे हम लोग अंतिम वस्तु कहते हैं। अब बात करते हैं
कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। हम तो यह जान गए कि बिस्कुट हमारा अंतिम वस्तु है। तो बिस्कुट को बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी? गेहूँ, आटा, तेल, चीनी आदि की आवश्यकता पड़ी। इन वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं कहते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है कि उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी शामिल होता है। जैसे बिस्कुट जो कि हमारा अंतिम वस्तु था, उसका मूल्य कितना था? 60 रुपया, जिसमें आटा का मूल्य यानी 10 रुपया और गेहूं का मूल्य यानी 8 रुपया भी शामिल था। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे चीनी, तेल आदि का मूल्य भी उस बिस्कुट में शामिल है। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना सही नहीं होता है। इसलिए हम सिर्फ क्या करते हैं? अंतिम वस्तुओं के मूल्य की ही गणना करते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तु में क्या होता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी शामिल हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कुल उत्पादन क्या होता है। तो आइए समझते हैं कुल उत्पादन को। किसी विशेष वर्ष, ये कोई भी वर्ष हो सकता है, में प्रत्येक क्षेत्रक यानी प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं, अभी हम लोग अंतिम वस्तुओं को समझ लिए थे, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष का यानी जिस भी वर्ष वो उत्पादन होता है उस वर्ष का वो क्या होता है? कुल उत्पादन होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसको अंग्रेजी में हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं जीडीपी क्या होता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। तीनों क्षेत्रकों मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में जितने भी उत्पादन होते हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या फिर सेवा हो, उसके योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? देश का जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। वो देश कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं कि भारत, तो भारत में किसी विशेष वर्ष मतलब एक वर्ष के अंदर जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका कुल मूल्य ही जीडीपी होता है। इसको इस तरह से समझिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू मतलब घर या देश और उत्पाद मतलब उत्पादन, यानी अपने देश में एक वर्ष के अंदर कुल उत्पादन को जीडीपी कहते हैं। यहाँ उत्पादन का अर्थ अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन से है। जीडीपी क्या करता है? जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, यानी कि जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना ही ज़्यादा समृद्ध माना जाता है, यानी कि विकसित माना जाता है। और जिस देश का जीडीपी जितना कम होगा वो देश उतना कम विकसित माना जाता है। जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब उत्पादन का ज़्यादा होना और उत्पादन का ज़्यादा होने का मतलब रोज़गार का बढ़ना। तो इस तरह किसी देश का जीडीपी ज़्यादा होने पर वो देश उतना विकसित माना जाता है। भारत में जीडीपी की गणना केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय क्या करता है? राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं
और सेवाओं की कुल संख्या एवं उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।